एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम फिजिक्स के टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डिफेंस एग्ज़ाम जैसे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, एफकेट इन सभी में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली डील्स विद मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अपना जो इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोल रहे होते हैं वो किसकी वजह से होता है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज उनके फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक, अब इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ इसकी एक मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक, और इसकी यूनिट क्या है? कूलम। इसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी जो कि फ्रिक्शन से प्रोड्यूस हो, लाइक ड्यू टू रबिंग ऑफ टू बॉडीज़, तो उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि कोम को अगर अपन बालों में रगड़ते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है वो किसका एग्जांपल है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ बेसिकली एक फोर्स है किसके बीच में? दो चार्जेस के बीच में। ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब हो सकते हैं। ठीक, किसी भी केस में हो सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली क्या देता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता है बिटवीन टू चार्जेस जो सेपरेटेड बाई ये डिस्टेंस आर है। ठीक, तो वो किस तरीके से देता है कि फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्ज एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दियर डिस्टेंस। इसका मतलब टोटल क्या हो गया? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा और वो होता है हमारे पास F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो K है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। और एप्सिलॉन नोट जो है इसकी वैल्यू हमारे पास 8.854 10⁻⁻12। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ ले एग्जाम में कि एप्सिलॉन नोट की वैल्यू जो परमिटिविटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो वो क्या है? 8 इसकी यूनिट भी है, यूनिट बाद अभी निकालना बताऊंगा। और एप्सिलॉन नोट की हमारे पास वैल्यू आ गई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या दिया हुआ हमारे पास? के दिया हुआ है। तो के की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? के इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ जब इसको सोल्व करेंगे कंप्लीट को तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9 × 10⁻⁹। ये भी याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं कि कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। इसके बाद इसकी यूनिट निकालना देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फोर्स क्या है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। ये मीटर स्क्वायर होती है आर की, लेकिन ये इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई, तो मीटर स्क्वायर। चार्ज क्या है? दो है यहाँ पे और एक की क्या हो? कूलम्ब, तो कूलम्ब स्क्वायर, तो अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर। ये किसकी यूनिट हो गई? के की यूनिट। और अगर मैं के मेरे पास किस क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो मतलब एप्सिलॉन नोट की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? इसकी नेगेटिव। इसकी नेगेटिव किस तरीके से? जहाँ पे जो भी नेगेटिव डिवाइड में वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे। तो इसका मतलब एप्सिलॉन नोट की जो है वो क्या आएगी? कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर, ये यूनिट हो गई एप्सिलॉन नोट की। तो ये याद रखना, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। ये देखिए, ये डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है कूलम्ब्स लॉ। जैसे हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, इन सब के बीच में कूलम्ब्स लॉ किस तरीके से फोर्स को एक्सप्लेन करता है वो इस वे में। ठीक, ये याद रखना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, उसके अराउंड जो स्पेस होता है जिसके अंदर उस चार्ज का इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस किया जाए कि चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसके इन्फ्लुएंस को जिस जिस एरिया में फील किया जाए वो क्या होता है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उसमें भी काम आएगा। ठीक, इसके बाद ये हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? F/Q है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? के Q1/R²। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इन्वर्स होगा? आर स्क्वायर के। मतलब एक
चार्ज अगर हमारे पास उससे जितनी डिस्टेंस बनाओगे उतना कम उसका इन्फ्लुएंस हमें मिलेगा। तो जितना डिस्टेंस पे जाएंगे उतना उसका इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा, मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब आर अगर इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ये याद रखना। इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही होती हैं, इस तरीके से। ठीक, अब ये भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन से चार्ज के लिए कैसे होते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा वो आउटवर्ड होंगी, ठीक, बाहर की साइड, और नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा वो इनवर्ड होंगी। ये सिंगल सिंगल के लिए, ठीक। और अगर यही चीज़ अगर ऐसे हो, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ, तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये टेंजेंशियल होती हैं किसके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अभी याद रखना कि टेंजेंशियल होती हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये कभी भी दो जो लाइनें एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, कभी भी कट नहीं करेंगी। और ये हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से तो शुरू होंगी और नेगेटिव पे एंड होंगी। ऐसा नहीं कि कहीं भी बीच से स्टार्ट कर दिया या कहीं से, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। और याद रखना पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं और इसके लिए हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या होगा कि अगर कोई यूनिट चार्ज इन्फिनिटी के ऊपर है, ठीक, तो उस चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने के लिए जितना वर्क डन किया गया है ना, उसको बोलते हैं उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पहली चीज़ वी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, ठीक। इसके बाद इसकी ऐसा यूनिट क्या है, जूल पर गुलाम, ठीक। इसका मतलब क्या, वर्क डन किया गया कि उस चार्ज को लाने के लिए। तो ओके, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन यूनिट चार्ज कैरिंग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सेम बात है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क डन किया गया वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक। तो ये भी वही बात है, इसको ये भी याद रखना। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, वही चार्ज के फ्लो को डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है और किस तरीके का फ्लो होगा, तो ये भी याद रखना। इसके बाद पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज टेंड्स टू एट हायर पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव चार्ज का क्या सीन है कि वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करता है, ये चीज़ है। इसके बाद हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए क्लोज मेटेलिक बॉडी इज़ ज़ीरो। ऐसा क्यों होता है कि क्लोज मेटेलिक बॉडी बेसिकली क्या होता है, एक कंडक्टर टाइप में हो गया, ठीक। अगर उसको एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा गया तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ इस तरीके से होंगे और एक यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, तो इसलिए उनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। तो इसकी वजह से उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो होगा। सेम चीज़ अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, तो ये किधर से होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इधर क्या हो जाएंगे इसके पॉजिटिव वाले, इधर नेगेटिव वाले, तो इधर इनसाइड एक अलग ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जो कि इसके आयंस, जो भी इसके इलेक्ट्रॉन्स और जो भी होंगे प्रोटॉन, उनकी वजह से। तो इसके अंदर फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगे उतने ही स्ट्रेंथ में चार्ज इधर अक्यूमुलेट होंगे, इधर नेगेटिव चार्ज उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगे। तो इसका मतलब ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए मेटेलिक बॉडी इज़ ज़ीरो। ऑल्सो एक होलो शेल जो है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। इसीलिए बोलते हैं कि जैसे कि जब भी बिजली वगैरह थंडरिंग वगैरह कुछ हो रही हो, तो एक कार के अंदर बैठना ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू बाहर खड़े होना। क्यों, क्योंकि ये एक होलो शेल का काम करेगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो, तो हमें शॉक नहीं लगेगा, ठीक। इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्यों होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से होता है। और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी, मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, ठीक। इसके बाद
इलेक्ट्रिक करंट के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है डीसी करंट, एक होता है एसी करंट। डीसी करंट जिसकी डायरेक्शन सेम हो, चेंज ना हो, अल्टरनेटिंग करंट जिसकी डायरेक्शन विद इन अ टाइम पीरियड चेंज होती रहे, ठीक, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद हमें दिया हुआ है कि सॉलिड्स में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, लिक्विड में आयंस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से होता है, और सेमीकंडक्टर्स में वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से होता है। ये याद रखना, पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। इसके बाद हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज़ बेसिकली जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसको फ्लो करने से रोकने के लिए जो भी रेजिस्टेंस ऑफर किया गया ना एक मटेरियल के द्वारा उस करंट के फ्लो में, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक। और इसका ऐसा यूनिट है ओम, ओम। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला है M1L2T-3A-2। अभी के लिए ये याद रख लीजिए, बाकी डायमेंशन फार्मूला पे जल्दी वीडियो आएगी, उसमें देख लेना किस तरीके से डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। और रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रो L/A, लेंथ, एरिया, रजिस्टिविटी, ये कांस्टेंट है रेजिस्टेंस, ठीक। इसके बाद कंडक्टेंस सेम है, लेकिन ये रेजिस्टेंस से अपोजिट है। रेजिस्टेंस तो रोकता है और कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल है। इसका मतलब ये क्या, ईज है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, ठीक। इसकी यूनिट है मो या फिर ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं, ये कंडक्टेंस की है। इसके बाद रेजिस्टिविटी, मैंने बताया था रेजिस्टिविटी क्या है, ये जो अपन रेजिस्टेंस को रो L/A लिखते हैं, तो ये है रेजिस्टिविटी, कांस्टेंट जो आया था यहाँ पे प्रोपोर्शनल के लिए, ठीक। इसकी यूनिट क्या होती है, तो अपन निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस की ओम, रो L/A। इसकी मीटर, मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ, मीटर बच गया, ये मीटर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ये किसकी यूनिट है, रेजिस्टिविटी की, तो ये भी याद रखना, ठीक। इसके बाद रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। ऑब्वियस रेजिस्टिविटी जो है वो किस किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। उसके बाद रेजिस्टिविटी जो है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है, जैसे लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जबकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वैसे रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी और कंडक्टिविटी उसकी डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं उनमें पहले ही वो जो एनर्जी, वो जो उनका रिलैक्सेशन टाइम है वो कम होता है और वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं विद हाई एनर्जी, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो उनका जो कोलिजन रेट है, जो एक दूसरे से टकराने की जो रेट है उस वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और उस हाई होने की वजह से उनकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी। रेजिस्टिविटी इज़ लो फॉर मेटल्स, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टिविटी लो है तभी वो ईजिली कंडक्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और मोर होती है सेमीकंडक्टर और एलोइज, इन सब के लिए क्या होती है, वेरी हाई। इसीलिए वो जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पे, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा उसकी कंडक्टेंस कम। ये बेसिक फंडा है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करने के लिए, किसी भी कंडक्टर में या इंसुलेटर किसी भी चीज़ में देखें तो जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी ना उसकी कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट विल बी लेस। इसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसके ऊपर काफ़ी पूछ लेते हैं कि रेजिस्टेंस को किस तरीके से जोड़ने पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो एक सीरीज़ में तो सम हो जाता है और पैरेलल में 1/R। अभी एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में जोड़ दिए, ठीक, एक है 6 ओम, एक है 8 ओम, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज़ में ये ऐड हो जाएंगे 6 + 8, तो टोटल हो जाएगा 14 ओम। सीरीज़ में अगर कभी भी रेजिस्टेंस होंगे कितने भी हों उनको ऐड कर देना, वो हमें सीरीज़ का देगा, ठीक। इसके बाद हमारे पास अगर सेम चीज़ अगर पैरेलल में दे दे, ठीक, तो ये जैसे 6 ओम है, ये 6 ओम है, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस अपॉन 1/6 + 1/6 सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/6, इसका मतलब 1/3। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया 3। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, सीरीज़ में रेजिस्टेंस क्या डायरेक्ट ऐड हो जाता है चाहे कितने भी हो, और पैरेलल में रेसिप्रोकल में आता है उसका सम 1/R1 1/R2 इस तरीके से, ठीक।
इसके बाद है हमारे पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब रिमेन अनचेंज, मतलब सेम रहें, तो जितना करंट उसमें फ्लो करेगा ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना पोटेंशियल उस पर अप्लाई किया गया है। ये है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमें ये फार्मूला मिलता है V इज इक्वल टू आई आर। और ये फार्मूला बहुत बार यूज होता है न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के, तो ये भी याद रखना कि हमें कई बारी V दे देंगे, I दे देंगे, R पूछ लेंगे। इसके बाद हमारे पास है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी जंक्शन हो जहाँ पे करंट आ रहा है या जा रहा है, तो टोटल जो सम होगा ना वो हमेशा जीरो होगा। और फर्स्ट लॉ किसके ऊपर है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखते हैं, जैसे मेरे पास ये कोई भी जंक्शन है, यहाँ पे एक करंट आया 5 एम्पेयर का, दूसरा करंट आ रहा है 10 एम्पेयर का, तो टोटल निकलने वाला करंट कितना होगा, 15 एम्पेयर। तो इससे क्या होगा, जो इसकी तरफ आ रहा है वो पॉजिटिव, ये भी जंक्शन की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव 10, और बाहर जा रहे थे तो कितना होगा, -15। तो इनका टोटल सम कितना हो गया, ज़ीरो। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि ये जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर बेस्ड है। और इसमें क्या करें, जितना करंट एक आ रहा है जंक्शन के ऊपर उतना ही करंट लीव भी करेगा। और टोटल करंट जो यहाँ से इन और आउट है उसका सम क्या होगा, ज़ीरो। ठीक। इसके बाद वोल्टेज ला। वोल्टेज ला भी सेम तरीके से डिफाइन कर रहा है। ये बोलता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग ए क्लोज लूप इज़ ज़ीरो। अगर हमारे पास कोई भी एक क्लोज लूप है उसके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे मेरे पास ये कोई भी लूप है, ठीक, दोबारा बनाते हैं, एक मिनट। जैसे ये मेरे पास कोई भी एक लूप, ये ईएमएफ लगाई हुई है, ये इसके ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और ये एक लूप है, ठीक। तो अगर इसमें मैं कोई भी लूप बनाऊंगा ना, चाहे इधर बनाओ इधर बनाओ किसी भी तरीके से, तो इसके अंदर अगर इस लूप की बात करूँ तो टोटल ईएमएफ का सम क्या होगा, ज़ीरो। और इसमें टोटल ईएमएफ का सम क्या होगा, ज़ीरो। वो चीज़ किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है। और सेकंड लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एग्जाम में कई बार बस यही पूछ लेते हैं कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, वो किस पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और फर्स्ट किस पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये याद रखना, यही पूछ लेते हैं बहुत बार। इसके बाद इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है। इलेक्ट्रिक सेल जो अपन सेल देख रहे होते हैं, सेल, इसका क्या काम होता है, जो केमिकल एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर होती है ना वो उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बस इलेक्ट्रिक सेल का यही काम है, ये याद रखना। प्राइमरी सेल क्या होता है, जिनको चार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल जिनको बार बार चार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी सेल के एग्जांपल है डैनियल, लेकलांचे सेल, ये सब, ठीक। और सेकेंडरी सेल में तो वो सारी सेल जिनमें एसिड और बेस अक्यूमुलेटर्स हो, मतलब वो सेल जिनमें एसिड और बेस यूज़ किए गए हों, वो होती हैं सेकेंडरी सेल्स। इसके बाद हमारे पास है जूल्स हीटिंग ला। जूल्स हीटिंग ला डिस्क्राइब करता है कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है जब एक करंट वायर, जो कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इस रेजिस्टेंस, करंट एंड पोटेंशियल। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला भी दिया हुआ है, H इज इक्वल टू वी आई टी और आई स्क्र आर टी और वी स्क्र आर टी। कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लेना इसमें से। जैसे वी आई टी याद कर लिया तो उसके बाद V इज इक्वल टू आई आर हमें पता ही है, इसको रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, H इक्वल टू आई स्क्र आर टी। और ये फार्मूला बहुत बार यूज हो जाता है न्यूमेरिकल्स में, तो ये फार्मूला याद रखना। अब इसमें हमें दे दिया कि इलेक्ट्रिक बल्ब और हीटर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। क्यों, क्योंकि जैसे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब जो उसको काफ़ी टाइम तक अगर वो जला के रखेंगे तो बाद में अगर उसको देख टच करके दें तो वो गर्म हो जाता है। क्यों, वो इसी वजह से, क्योंकि उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज डिफरेंस। इसके बाद केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट, जैसे भी हमारे पास कोई भी एसिड या बेसिक सॉल्यूशन उसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस पास करेंगे ना, तो जो उस एसिड या बेस है वो किस में, आयंस में टूट जाएगा। और आयंस किस तरीके से, जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके इकट्ठा होने लग जाएंगे, एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, ठीक।
और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड उसको बोलते हैं कैथोड। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड उसको बोलते हैं अपन कैथोड, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड उसको बोलते हैं हम एनोड। तो एनोड जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इस पे क्या आएंगे नेगेटिव चार्ज, इस पे आएंगे नेगेटिव चार्ज, इस पे कैसे चार्ज आएंगे पॉजिटिव चार्ज। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, जितना हम करंट पास करेंगे ना उतना ही ज़्यादा अक्यूमुलेशन एनोड और कैथोड के ऊपर जाके होगा, क्योंकि जितना चार्ज पास करेंगे उतना ही वो एसिड या बेसिक सॉल्यूशन ब्रेक डाउन होगा और आयन की फॉर्मेशन करेगा। ठीक, इसके बाद हमारे पास फेराडे फर्स्ट लॉ। फेराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जितना भी मास इलेक्ट्रोड्स पे स्टोर होगा जाके ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, वो जिससे एसिड या बेस जो है वो आयंस में टूट जाते हैं, कब, जब इलेक्ट्रिक करंट उनके थ्रू पास करवाते हैं। तो जितना वहाँ पे अक्यूमुलेट होगा ना, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज उसमें से पास हो रहा है। सिर्फ ये याद रखना। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ इसी तरीके से कि जो अगर डिफरेंट दो सॉल्यूशन है उनमें अगर करंट पास करवा रहे हैं सेम टाइम के लिए, तो मास जो डिपॉजिट होगा ना उसका इस तरीके से रेशियो होगा कि m1/m2, मतलब m1 पे कितना मास एक्यूमुलेट हुआ, रेशियो m2 किस तरीके से होगा, रेशियो जितना इलेक्ट्रिक करंट पहले में और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट दूसरे में पास करवाया गया। तो ये भी याद रखना। इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर नॉर्मली बस ये फॉर्मूला याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं 1-2 बार, तो सिर्फ इसका ध्यान रहे। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछ लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ क्या है, क्या काम आता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ किस लिए काम आता है, प्रोटेक्ट करता है हाई इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है इसकी कैपेसिटी रेजिस्ट उस करंट के लिए बहुत ही कम होती है। ठीक, तो जैसे इसमें हाई करंट पास होता है ना, तो ये फ्यूज़ उड़ जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, तो और जो बाकी अपने एप्लियंसेस हैं उनको बचा लेता है, और ये सीरीज़ में कनेक्ट होता है। ठीक, इसके बाद ये किससे बना होता है, अलॉय ऑफ कॉपर, टिन और लीड से। ये जो मैंने अभी बोला कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक, इसके अंदर से जैसे भी करंट जाएगा तो उसको रेजिस्ट ये बहुत करेगा, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसी वजह से जैसे इसमें हाई करंट पास होगा तो ये ईजिली मेल्ट हो जाता है या और ब्रेक डाउन हो जाता है, और इससे वो आगे जो अप्लायंसेस हैं उनको सेव कर लेता है। इसके बाद हमारे पास है शंट। शंट क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, एक वायर जिसका वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। ठीक, अब हमें पता है कि इसका स्मॉल रेजिस्टेंस है, अगर इसको हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ देंगे तो हमें पता है कि पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस जुड़ते हैं तो और भी कम रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके साथ अगर अपन इसको पैरेलल में जोड़ देंगे तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और भी कम हो जाता है, और कम हो जाएगा। इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट को ईजिली मेजर कर सकता है कि टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितना है, उसको अपोज करेगा नहीं। तो वो जो गैल्वेनोमीटर है हमारे पास वो किसका काम करने लग जाएगा, एमीटर का। और एमीटर का काम ही क्या होता है, एमीटर होता है किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए होता है। ये मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि एमीटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। तो और एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और ये गैल्वेनोमीटर को किस तरीके से बना सकते हैं, अगर गैल्वेनोमीटर में शंट हम पैरेलल में जोड़ दे तो। इसके बाद ये चीज़ भी याद रखना, अगर एक हाई रेजिस्टेंस को हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में जोड़ देंगे तो वो किसका काम करेगा, वोल्टमीटर का। हमें पता चल जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बोथ हैंड्स पे कितना है। ठीक, तो ये चीज़ भी याद रखना कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। आई होप जो मैंने समझाया वो आपको समझ आया होगा। और ये जो आज का टॉपिक है एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लेते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन उठ के आते हैं रेजिस्टेंस से रिलेटेड, शंट या फिर फ्यूज़ और भी बाकी चीज़ें, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, इन सब पे तो ध्यान से पढ़ना। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोज़ के लिए मैथ्स, फिजिक्स इन सब से रिलेटेड। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।